हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने देखा था आवश्यक पोषक तत्व और अपन ने पोषक तत्वों को पढ़ लिया था कहाँ तक, पोटेशियम तक। आज की क्लास में नेक्स्ट पोषक तत्व अपन देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यानी अपन देखते हैं कैल्शियम। कौन सा पोषक तत्व देखेंगे? कैल्शियम देखेंगे। ठीक है। कैल्शियम का मेन जो काम होता है वो होता है कोशिका विभाजन। क्या होता है? कोशिका विभाजन, यानी कोशिका विभाजन में सहायक। पहला कार्य क्या लिखा अपन ने? कोशिका विभाजन में सहायक। जो सेल डिवीजन होता है उस सेल डिवीजन का कार्य करता है। ओके। नेक्स्ट जो इसका कार्य अपन देख रहे हैं वो नेक्स्ट कार्य अपन देख रहे हैं, यानी जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेल वॉल, नंबर 2 सेकेंडरी सेल वॉल और नंबर 3 मिडिल लेमेला यानी मध्य पटलिका। तो यहाँ पर ये जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल की जो मध्य पटलिका है, उस मध्य पटलिका का निर्माण में जो सहायक होता है वो क्या होता है? यानी कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट। क्या होता है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट। तो यहां लिखोगे मध्य पटलिका कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। इसके बाद देखते हैं नंबर 3 पर इसका कार्य। ठीक है। देखो नंबर 3 पे इसका कार्य अपन देखते हैं। अपने ने इसको किससे संबंधित किया था? अग्रकलिका से। किससे संबंध किया था इसका? अग्रकलिका से। तो जो अग्रकलिका होती है उस अग्रकलिका के विकास में सहायक, इसके विकास में सहायक, अग्रकलिका के विकास में सहायक कौन सा पोषक तत्व आ गया? यानी आपके पास कौन सा आ गया? कैल्शियम आ गया। ठीक है। अब देखते हैं कमी के लक्षण। तो कमी के लक्षण, कमी के लक्षणों में देखो सिंपल सी बात थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यानी ये किससे संबंधित है? इस अग्रकलिका से संबंधित है। तो यहां अपन इसका यानी जो कमी का लक्षण देखते हैं वो ये देखते हैं कि अग्रकलिका का विकास रुक जाता है। क्या हो जाता है? अग्रकलिका का विकास रुक जाता है। पहला कंडीशन अपन ने देखा। दूसरी कंडीशन अपन क्या कह देंगे? अग्रकलिका सूख जाती है। क्या हो जाता है? अग्रकलिका सूख जाती है। ठीक है। तो अपन इसके दो कमी के लक्षण देखे। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में आता है मैग्नीशियम। कौन सा आ जाता है अपने पास में? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए अपन देखते हैं, यानी जो मैग्नीशियम होता है वो अपने क्लोरोफिल में, जो मैग्नीशियम होता है वो अपना जो क्लोरोफिल होता है उससे रिलेटेड है। तो और उससे रिलेटेड यानी अपन यहां लिखेंगे क्लोरोफिल का मुख्य घटक या अवयव। मुख्य घटक या अवयव। देखो दोस्तों, यानी जो आपका मैग्नीशियम, ये क्लोरोफिल है, इससे क्लोरोफिल से संबंधित आपके पास 3 पोषक तत्व आएंगे। याद करना, एक बार यहीं पर आप ध्यान देना, इससे क्लोरोफिल से रिलेटेड 3 पोषक तत्व आएंगे। नंबर 1 मैग्नीशियम, नंबर 2 आयरन और नंबर 3 कॉपर। कौन कौन से आते हैं? एक बार वापस मैं बोल रहा हूं। नंबर 1 मैग्नीशियम, नंबर 2 कॉपर और नंबर 3 आयरन। मेन जो घटक पूछा जाए आपको तो बताना है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में सहायक यदि पूछा जाए तो बताना है आयरन। लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल निर्माण में सहायक कौन सा पोषक तत्व है, उस कंडीशन में आपको बताना है कॉपर। ठीक है। तो क्लोरोफिल का मुख्य घटक या अवयव कौन हो गया? मैग्नीशियम हो गया। इसके बाद अपन कहें
दूसरा कार्य जो स्टार्च होती हैं या शर्करा होती हैं उसका स्थानांतरण करने का जो कार्य करता है वो कौन सा पोषक तत्व करता है, यानी आपका मैग्नीशियम करता है। तो दो कार्य अपन ने देखे कि क्लोरोफिल का जो मेन घटक है वो भी मैग्नीशियम, स्टार्च या शर्करा का स्थानांतरण करने का कार्य कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। और उसके अलावा अपन बता सकते हैं कि जो वसीय अम्ल हैं, क्या वसीय अम्ल, उन वसीय अम्लों का यानी स्थानांतरण या संश्लेषण करने का कार्य कौन करता है, वो भी करता है मैग्नीशियम। तो यहां लिख दीजिए वसीय अम्लों का संश्लेषण। ठीक है, यहां अपन देख लिया मैग्नीशियम के कार्य। अब देखते हैं इसके कमी के लक्षण। क्या देख रहे हैं अपन, कमी के लक्षण। तो यहां देखो सिंपल सी बात रहती है, यहां पर क्लोरोफिल का मेन घटक है, यानी क्लोरोफिल यदि बनेगा ही नहीं तो पत्तियों में क्या आ जाएगी, हरिमाहीनता आ जाएगी, यानी पत्तियां पीली पड़ जाएगी। मेन जो शब्द अपन काम में लेंगे वो लेंगे हरिमाहीनता। तो यहां लिखोगे पत्तियों में हरिमाहीनता, हरिमाहीनता। अब ये कौन सी पत्तियां आएगी, यहाँ पर पुरानी पत्तियां आएगी। वो ये चीज मैं पहले बता चुका आपको कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ये पांचों पोषक तत्वों के लक्षण अपने को पुरानी पत्तियों पर ही देखने को मिलते हैं। तो पुरानी पत्तियों में हरिमाहीनता आ जाती है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पोषक तत्व के रूप में देखते हैं अपन सल्फर। कौन सा पोषक तत्व अपन देख रहे हैं, सल्फर। चलो आ जाते हैं अपन सल्फर पर। देखो यहां मैं कुछ एमिनो एसिड्स के नाम लिख रहा हूं, एक बार आप देखना। मैंने लिखा सबसे पहले ल्यूसीन, दूसरा लिखा लाइसीन, तीसरा लिखा सिस्टीन, चौथा लिखा सिस्टाइन, पांचवा लिखा मिथियोनिन। मिथियोनिन, ये 5 एमिनो एसिड मैंने आपको यानी यहाँ पर बताए। याद रखना है ये ल्यूसीन और जो लाइसिन होता है ये अपने खाद्यान्न क्रॉप्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, खाद्यान्न क्रॉप्स में पाया जाता है। जो ये सिस्टीन और जो सिस्टाइन होता है ये अपने तिलहनी क्रॉप्स में पाया जाता है। और जो अपने ये मिथियोनिन होता है ये अपने पल्सेज होती हैं, यानी दलहनी जो फसलें होती है उनमें पाया जाता है। यहाँ तक आपको यानी ये याद रखना है। अब इस सल्फर से रिलेटेड अपने को ये 3 यानी एमिनो एसिड याद रखने हैं। कौन कौन से, एक सिस्टीन, दूसरा सिस्टाइन और तीसरा मिथियोनिन। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन जो एमिनो एसिड होते हैं उनका संश्लेषण करने का कार्य कौन सा पोषक तत्व करता है, सल्फर कर रहा है। कौन सा पोषक तत्व कर रहा है, सल्फर कर रहा है। इसी में अपन इसका दूसरा कार्य देख लेते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि जो सल्फर होता है वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, दलहनी और तिलहनी से रिलेटेड है। तो आ जाते हैं यहाँ पर दलहनी में किसका निर्माण होता है, किसका स्रोत होती है, प्रोटीन का। तो दलहनी में प्रोटीन व तिलहनी में तेल का निर्माण करने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है, सल्फर होता है, तेल निर्माण में सहायक। ठीक है, यानी दलहनी में प्रोटीन और आपके तिलहनी में तेल निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा हो गया, आपका सल्फर हो गया। इसी के आगे अपन इसका तीसरा कार्य देख लेते हैं। आपके प्याज और जो भी आपका लहसुन होता है उस प्याज और लहसुन में गंध आती है। ठीक है, और वो गंध किसके कारण आती है, यानी इसी सल्फर के कारण आती है। तो यहां पर लिखेंगे प्याज व लहसुन में गंध का कारण, प्याज और लहसुन में गंध का कारण कौन सा पोषक तत्व आया, सल्फर आ गया। अब आ जाते हैं इसकी कमी के लक्षण। तो देखो कमी के लक्षणों के अंतर्गत यानी अपन बताएंगे, क्योंकि कमी का लक्षण सल्फर का कहां दिखाई दे रहा था अपने को, यानी नई पत्तियों पर। तो यहां लिखेंगे नई पत्तियों का पीला पड़ना, नई पत्तियों का पीला पड़ना।
ये आपके पास में आ गया। और जो पुरानी पत्तियां हैं वो पहले किस कंडीशन में पड़ रही थी, यानी नाइट्रोजन की कमी के कंडीशन में पड़ रही थी। ठीक है, चलो आगे का पोषक तत्व देखते हैं, कौन सा, जिंक। ये अपना नेक्स्ट पोषक तत्व है, आ जाता है कौन सा, जिंक। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले इसको भी आपको एक तरीके से याद करना है, यानी नाइट्रोजन और जिंक का एक कार्य है, यानी लगभग सेम सा शब्द अपन बोलेंगे लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होगा, नाइट्रोजन के लिए अपन ने बोला कि जो भी आपके पौधे की वानस्पतिक वृद्धि होती है वो वानस्पतिक वृद्धि करने में सहायक पोषक तत्व कौन सा होता है, नाइट्रोजन। लेकिन उस वृद्धि को प्रोत्साहित करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, जिंक। तो यहाँ पर पहला कार्य अपन ने बताया, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। क्या करता है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। देखो दोनों काम अलग अलग हो गए, यानी वृद्धि करने का काम कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है, लेकिन उस वृद्धि को प्रोत्साहित करने का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, यानी जिंक कर रहा है। उसके बाद में दूसरा जो कार्य अपन ने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कौन क्या, कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण करने का कार्य भी कौन सा यानी पोषक तत्व करता है, आपका जिंक ही करता है। यानी यहाँ पर आपको दो चीजें याद हुई अभी तक कि वानस्पतिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने का कार्य कौन, जिंक, और कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण कौन करता है, जिंक करता है। नेक्स्ट इसी में इसका तीसरा कार्य देखते हैं, लेकिन इसको भी जोड़ते हैं क्लोरोफिल से। लेकिन क्लोरोफिल का यानी थोड़ा सा इसमें क्या करेगा, ये जिंक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो यहाँ पर अपन ने लिखा क्लोरोफिल, यानी जो पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य, निर्माण में उत्प्रेरक का जो कार्य कर रहा है वो उत्प्रेरक का कार्य कौन सा पोषक तत्व कर रहा है, आपका जिंक कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके कमी का लक्षण में। याद करो, वापस अपने दिमाग को लेके जाओ, जहां मैंने आपको 4 लाइनें बढ़ाई थी, कहां पर, यानी पुराने पत्तियों पर, नई पत्तियों पर, दोनों और अग्रकलिका। और वहां पर मैंने कंप्लीट जो पौधा बताया था वो कंप्लीट पौधे के ऊपर लक्षण दिखाई देता किसका, जिंक का। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, संपूर्ण पौधा पीला पड़ जाता है। कैसा हो जाता है, संपूर्ण पौधा क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसी के अंतर्गत एक शब्द आप और लिख सकते हो कि यानी जो आपके पत्तियों की जो शिराएं होती है, शिराओं से संबंधित, एक बार देख लीजिए, पत्ती का डायग्राम में बना रहा हूं, यानी जो आपके क्या होता है, यहां पर इसमें क्या होता है, ऐसे शिराएं होती है। ठीक है, तो ये क्या है, सिराएं हैं। इन सिराओं के बीच का जो भाग है ये तो पीला पड़ेगा, लेकिन ये जो सिराएं हैं ये सिराएं कैसी हो जाएगी, गहरी, यानी आपके जो हरा रंग है वो गहरा हरा हो जाएगा। तो गहरी हरी, यानी जो सिराएं होती हैं वो कैसी हो जाएगी, गहरी हरी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा जो अपन है यानी कमी का लक्षण आ जाएगा, वो आ जाएगा क्या, कि पत्तियों की सिराएं गहरी हरी। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आई। अब चलते हैं, यानी अपन ने देख लिया जिंक के कमी के लक्षण तक। चलो नेक्स्ट पोषक तत्व कॉपर। नेक्स्ट पोषक तत्व अपना कौन सा लेते हैं, कॉपर। कॉपर के लिए मैं आपको पहले एक शब्द बोल चुका, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन घटक मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में सहायक पोषक तत्व है आयरन, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल निर्माण में सहायक पोषक तत्व है कॉपर। तो यहां पहला जो कार्य मैंने लिखा, क्लोरोफिल में अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल निर्माण में, यानी क्लोरोफिल निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। समझ गए,
यानी जो क्लोरोफिल निर्माण है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से बाहर कौन सा पोषक तत्व ले रहा है, कॉपर ले रहा है। और उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट कार्य बताया अपन ने, यानी आयरन के उपयोग को सुनिश्चित करता है। आयरन के उपयोग को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, यानी कंप्लीट, यानी जो आपका यूज किया जाता है उसको यानी जो सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये अपन ने देखा कॉपर के कार्यों के अंतर्गत। हालांकि एक कार्य और बता सकते हो कि जो विटामिन ए होता है उस विटामिन ए का निर्माण में सहायक पोषक तत्व भी कौन सा होता है, कॉपर। तो यहाँ पर अपन ने बता दिया विटामिन ए निर्माण में सहायक। ठीक है, विटामिन ए निर्माण में सहायक, यहां अपने पास में आ गया किसका, कॉपर के कार्य। अब आ जाते हैं कमी के लक्षण। तो कमी के लक्षणों में देखो, इसका कार्य देखो आप, कमी का लक्षण अपने आप आपको समझ में आएगा। क्लोरोफिल, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से तो भाग ले ही रहा है। यदि क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा तो पत्ती में क्या होगी, हरिमाइंदा आएगी, यानी क्लोरोसिस। अपन वहां शब्द क्या बोल सकते हैं, क्लोरोसिस। तो यहां देखिए सबसे पहले आप लिखिए, यानी नई पत्तियों में हरिमाहीनता क्या आ जाती है, नई पत्तियों में हरिमाहीनता, यानी इसको अपन ने कह दिया शब्द क्लोरोसिस। ठीक है, यानी ये लक्षण आप बताओगे, मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण है, आपको पूछा जा सकता है कि नई पत्तियों में हरिमाहीनता किसके कारण आती है, तो आपको बताना है किसके कारण, कॉपर के कारण। चलो आगे नेक्स्ट पोषक तत्व लेते हैं अपन, आयरन। आयरन का कार्य पहले बहुत बार बता चुका, यानी क्लोरोफिल निर्माण में सहायक। क्लोरोफिल निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा आया, अपने आयरन आ गया। और इसके अलावा यानी जो सेल डिवीजन होती है, कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, हालांकि कोशिका विभाजन पढ़ चुके, कहां पर पढ़ चुके, कैल्शियम में पढ़ चुके। तो यहाँ भी आप यानी वहां तो मैं मोस्टली काम है उसका, लेकिन ये कार्य भी करता है। तो कोशिका विभाजन में सहायक, यानी आपके सेल डिवीजन में सहायक कौन सा हो रहा है, आयरन भी हो रहा है। और इसके अलावा आपके जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रिया होती हैं, यानी ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया जो है उसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये कार्य अपने किसके देख लिए, आयरन के देख लिए। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं कमी के लक्षण। कमी के लक्षण सिंपल सी बात, क्लोरोफिल शब्द आपके पास क्या आएगा, हरिमाहीनता। लेकिन देखो एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं, पुरानी पत्तियों में हरिमाहीनता किसके कारण, मैग्नीशियम के कारण। किसके कारण, मैग्नीशियम के कारण। नई पत्तियों में हरिमाहीनता किसके कारण, यानी ये आपका ये लिखा हुआ कौन सा, आयरन। ठीक है, और उसके यहां पर अपन देख रहे थे, अपन ने पढ़ा था यानी कौन सा पोषक तत्व देखा, वहां पर क्लोरीन, कॉपर। और उसके बाद में यहां अपन पढ़ रहे हैं आयरन। तो आयरन में जो आपको बताना है वो क्या बताना है, हालांकि ये नई पत्तियों से रिलेटेड होगा, लेकिन यहां शब्द अपने पास में क्या आएगा, अंतःशिरा हरिमाहीनता। अंतःशिरा हरिमाहीनता यानी इंटरवेनियल क्लोरोसिस। क्या आ जाएगा, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। अब यहाँ इंटरवेनियल क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, अभी मैं पहले बता चुका कि जो पत्तियों की सिराएं होती हैं वो सिराएं क्या बनी रहती है, हरी बनी रहती है, बाकी का पार्ट क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर अपने कमी का लक्षण बताया, क्या, नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाहीनता।
क्या आ गया अपने पास में, इंटरवेनियल क्लोरोसिस, यानी नई पत्तियों में अंतःशिरा हिमायनता किसके कारण, आयरन के कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तक तो देखते हैं, मोलिब्डेनम, कौन सा देख रहे हैं, मोलिब्डेनम। अब इसको याद करने के लिए आपको आना है पल्सेज में, यानी दलहनी क्रॉप्स में। दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, और वो गांठें, उन गांठों में क्या होता है, राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो जीवाणु रहता है, और वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन करता है, स्त्रीकरण करता है। तो यहाँ आप ये लिख दो कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन जो स्त्रीकरण है उसमें सहायक या उस जीवाणु के लिए सहायक, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक। आपको राइजोबियम से संबंधित भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बात तो एक ही है। राइजोबियम बोल दो या नाइट्रोजन जीवाणु बोल दो, क्योंकि राइजोबियम जो जीवाणु होता है वही क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। और इसका जो दूसरा कार्य बताओगे आप, विटामिन सी का संश्लेषण करता है। किसका कार्य करता है ये, विटामिन सी का संश्लेषण करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपने पास में, यानी इसके कमी के लक्षण देखते हैं। तो पुरानी यानी कमी के लक्षण बता देंगे अपन, यानी जो भी ग्रंथियां हैं यानी दलहनी फसलों की जड़ों में, उन ग्रंथियों का विकास ही रुक जाता है। तो कमी का लक्षण में बताया अपन ने, दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों का विकास रुक जाता है, ठीक है। यानी अपने को समझ में एक चीज आ गई, सिंपल सी इसका कार्य लिखा हुआ था कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कब करेगा, जब उसमें राइजोबियम यानी जो जीवाणु होगा, यानी वो जड़ ग्रंथियां बनेगी और उनमें जीवाणु होगा, तब नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। सिंपल सी बात है, यानी जड़ ग्रंथियां ही नहीं होगी तो उसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ने मोलिब्डेनम का कमी का लक्षण देख लिया। इसके बाद आते हैं अपन क्लोरीन के ऊपर। नेक्स्ट पोषक तत्व है यानी क्लोरीन। देखो क्लोरीन के ऊपर साइन किसका है, नेगेटिव का है, यानी ये ऋणात्मक है। तो सिंपल सी बात, पहला कार्य धनायन को संतुलित करने का कार्य करता है। क्या करता है, जो भी धनायन होते हैं उन धनायन को संतुलित करने का कार्य कौन करता है, आपके क्लोरीन करता है। यानी जो कोशिका रस होता है, उस कोशिका रस में धनायन संतुलन का कार्य करने का कार्य कौन करेगा, क्लोरीन करेगा। इसके बाद में दूसरा कार्य बता दोगे, जो रसारोहण क्रिया होती है, आप बायोलॉजी में पढ़ते हो रसारोहण क्रिया। तो रसारोहण क्रिया में सहायक, रसारोहण क्रिया में सहायक कौन सा पोषक तत्व हो गया आपका, क्लोरीन हो गया। आ जाते हैं कमी के लक्षण। तो पत्तियों के किनारे क्या हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। पत्तियों के किनारे झुलसना। अब यहां पर एक चीज मैं आपको वापस रिपीट करना चाहूंगा, ये शब्द मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका, ठीक है। और वहां पर मैंने आपको बताया था, यानी पुरानी पत्तियों के ऊपर। तो यहां आपको ध्यान ये रखना है कि जो नई पत्तियां हैं, वो उन नई पत्तियों के जो किनारे झुलसते हैं, वो किसके कारण झुलसते हैं, क्लोरीन के कारण झुलसते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पोषक तत्व देखते हैं, और नेक्स्ट पोषक तत्व के रूप में लेते हैं मैग्नीज। कौन सा पोषक तत्व है, मैग्नीज ले रहे हैं। सिंपल सी बात, एक ही कार्य इसका बताना है, जो भी आपका ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो क्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य कर रहा है ये, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट पोषक तत्व के रूप में लेते हैं बोरॉन। कौन सा पोषक तत्व ले रहे हैं, बोरॉन अपन ले रहे हैं। चलो इस बोरॉन को अपन जोड़ेंगे किससे, जनन क्रिया से। किससे जोड़ते हैं, जनन क्रिया से, यानी जनन क्रिया में भाग लेता है। अर्थात आपको पूछा जा सकता है
बीज बनने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? तो आपको बताना है बोरोन। देखो एक चीज, ये शब्द पहले भी मैं ले चुका, लेकिन यहां वहां पर अपने कहा था कि बीज की सुडौलता के लिए आवश्यक, तो वहां पर ने फास्फोरस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फास्फोरस पढ़ा था। तो बीज की सुडौलता के लिए फास्फोरस, और बीज बनने के लिए कौन सा पोषक तत्व है? बोरॉन पोषक तत्व आवश्यक होता है। इसके बाद आते हैं यानी कमी का लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा कमी का लक्षण। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों आएगा? क्योंकि इसका लक्षण वही अग्र कलिका के ऊपर देखने को अपने को मिलता है। तो जो अग्र कलिका होती है उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। अग्र कलिका का रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पोषक तत्व के रूप में अपन लेते हैं कौन सा? निकेल। कौन सा पोषक तत्व ले रहे हैं? निकेल। और निकेल के लिए आपको बताना है यानी जो बीज की जीवन क्षमता होती है, बीज की जीवन क्षमता होती है, उस जीवन क्षमता के लिए आपको कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? निकेल होता है। तो यहां लिख दीजिए बीज की जीवन क्षमता के लिए आवश्यक। इसके लिए आवश्यक? बीज की जीवन क्षमता के लिए आवश्यक। ठीक है, चलो अब बस ये तो अपने 17 पोषक तत्वों के अपने कार्य देखे, कमी के लक्षण देखे। अब आ जाते हैं अपन कहां पर? अपन ने 4 पोषक तत्व ऐसे भी बताए थे जो अपने कार्यशील पोषक तत्व थे और जिसका सिद्धांत दिया था अपने निकोलस ने। तो देखो उसमें वो भी क्या करते हैं, यानी मोस्टली कोई ना कोई कार्य पौधों में करते रहते हैं, तो वहां से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अंतर्गत कार्यशील पोषक तत्वों के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं अपन कोबाल्ट। क्या देख रहे हैं? कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो कार्य होता है वो होता है विटामिन B12। विटामिन B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइनेकोबाइलेमिन। क्या होता है फ्रेंड्स? साइनेकोबाइलेमिन। ये आपके विटामिन में भी काम में आएगा, याद कर लेना। विटामिन B12 का संश्लेषण करता है, यानी साइनेकोबाइलेमिन का संश्लेषण करने का कार्य कौन सा पोषक तत्व कर रहा है? कोबाल्ट कर रहा है। इसके अलावा आप और बता सकते हो चने से संबंधित, चने में जो चरपराहट होती है पत्तियों में, वो किसके कारण होती है? तो वहां पर 2 अम्ल काम में आते हैं। एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल और दूसरा होता है मेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक व मेलिक अम्ल इनकी सक्रियता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो यहां लिख दीजिए ऑक्जेलिक व मेलिक अम्ल की सक्रियता को बढ़ाता है। ठीक है, यह आ गया अपने पास में कोबाल्ट के कार्य। यहां इसके कमी के लक्षण को देखने को मिलते नहीं है, तो याद करना भी नहीं है, ध्यान ही नहीं देना है। यह आते हैं सोडियम। सोडियम के लिए याद यानी लेके चलना है चुकंदर में। कहां चलना है अपने को? चुकंदर। जो चुकंदर होता है उस चुकंदर में जो सूखे के प्रति, चुकंदर में जो सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? सोडियम ही करता है। तो यानी चुकंदर में सूखे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है कौन सा? सोडियम। इसके बाद आते हैं वेनेडियम, यानी सूक्ष्म जो जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक। किसके लिए आवश्यक? सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक। और अपना नेक्स्ट जो यानी कार्यशील पोषक तत्व है वो बच जाता है कौन सा? सिलिकन। तो यहां अपन लिखते हैं सिलिकन। चलो इस सिलिकन को थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? देखो टिलर फॉर्मेशन जो होता है उस टिलर फॉर्मेशन का जो कार्य करता है वो करता है नाइट्रोजन। कौन करता है? नाइट्रोजन। लेकिन एक तो धान की क्रॉप और दूसरा जो गन्ने की क्रॉप है उनमें टिलर्स फॉर्मेशन की जो का कार्य करेगा, उनकी संख्या बढ़ाने का जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? सिलिकन करेगा। तो यहां लिखिए धान व गन्ने में कल्लों की संख्या
वह आकार बढ़ाता है। क्या करता है? यानी टिलर्स फॉर्मेशन का काम करता है, यानी कल्लों की संख्या भी बढ़ाता है और उनका आकार भी बढ़ाता है। अब सीधी सी बात है, टिलर फॉर्मेशन बढ़ेगा, टिलर फॉर्मेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? पौधे की वृद्धि ज्यादा होगी, यानी उसके भार में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दूसरा कार्य, धान के ताजा व शुष्क भार में वृद्धि। शुष्क भार में वृद्धि कौन करता है? सिलिकॉन करता है। ठीक है, यहां तक अपने पढ़ लिया क्या? अपने टोटल पोषक तत्वों के कार्य, कमी के लक्षण। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, उसमें से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी पोषक तत्वों की कमी के रोग होने वाले, कमी से होने वाले रोग। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग। क्या पढ़ रहे हैं? उनकी कमी से होने वाले रोग अपन पढ़ेंगे। ओके, चलो यहां सबसे पहले लेते हैं अपन जिंक। देखो जिंक, आपने धान पढ़ा है, उस धान में यानी जो खेरा रोग होता है, वो खेरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। तो यहां पर ने पढ़ा धान का खेरा रोग। कौन सा रोग? खेरा रोग। दूसरा जो अपने को रोग देखने को मिलता है वो मक्का में मिलता है, मक्का का सफेद कलिका रोग। कौन सा? मक्का का सफेद कलिका रोग। समझ में आया? इसके बाद में यानी अपने को चलना है कहां पर? आपके आम और बैंगन में। कहां पर चलना है? आम व बैंगन में। आम और बैंगन में जो होता है लिटिल लीफ, कौन सा रोग होता है? लिटिल लीफ, यानी पत्तियों का छोटा रह जाना। वो भी किसके कारण होता है? जिंक के कारण। लेकिन यदि आपको पूछा जाता है नींबू में कि नींबू का लिटिल लीफ किसके कारण होता है, तो वहां बताना है आपको क्या? कॉपर। और इसी के अंतर्गत आपको एक रोग और बता देना है, अमरूद का ब्रोंजिंग या काश्यन रोग, यानी शब्द आपके पास में आया काश्यन। ठीक है, तो अमरूद का ब्रोंजिंग या काश्यन रोग किसके कारण होता है? यानी जिंक की कमी से होता है। सबसे ज्यादा बार पूछा गया जो क्वेश्चन है वो ये है धान का खेरा रोग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पोषक तत्व की कमी से होने वाला रोग। तो यहां अपन पढ़ लेते हैं सबसे पहले मोलिबडेनम। और मोलिबडेनम के यानी कमी से आपको बताना है फूल गोभी में। तो फूल गोभी का विप्टेल रोग। कौन सा? फूल गोभी का विप्टेल जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? मोलिबडेनम की कमी से होता है। इसके बाद आते हैं अपन, यानी कौन सा पोषक तत्व ले लेते हैं? कॉपर। देखो कॉपर के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित जो पौधा होता है वो होता है नींबू वर्गीय। कौन सा होता है? नींबू वर्गीय। तो यहां बताना है अपने को नींबू का लिटिल लीफ। कौन सा? नींबू का लिटिल लीफ पहला रोग। दूसरा रोग अपन ने देखा यानी नींबू का गमोसिस रोग। कौन सा रोग? नींबू का गमोसिस रोग। और तीसरा अपन ने देखा नींबू का उल्टा सूखा रोग, यानी जिसको अपन कहते हैं डाईबैक। उल्टा सूखा रोग या जिसको कहते हैं डाईबैक। समझ में क्या आ गई? अब आते हैं नेक्स्ट पोषक तत्व के रूप में यानी कमी से होते हैं, तो वहां अपन लेते हैं बोरोन। और बोरोन के लिए आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 3-4 तो याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं? देखो यहाँ पर जितने भी फलों का फटना होता है, चाहे वो टमाटर हो चाहे वो अनार हो, कोई सा भी फल फट रहा है वो किसके कारण होता है? यानी बोरोन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ लिखिए फलों का फटना, फलों का फटना। उसके बाद में दूसरा आपको बताना है क्या? यानी आपके जो भी यानी दूसरे फलों का फटने के साथ साथ में आपको जो ब्राउनिंग रोग होता है, भूरापन रोग होता है, वो ब्राउनिंग रोग किसके कारण होता है? यानी बोरोन की कमी के कारण ही होता है।
तो ब्राउनिंग या भूरापन रोग किसकी कमी से हुआ? बोरोन की कमी से हुआ। इसके अलावा आपको फूल गोभी में बताना है, फूल गोभी का होलो स्टेम, कौन सा रोग? फूल गोभी का होलो स्टेम रोग। यह आ गया आपके बोरोन की कमी के कारण। और इसी के साथ साथ में आपको बताना है, यानी फुल अपन ने ब्राउनिंग तो पढ़ ही लिया। इसके अलावा यानी जो आपका अंगूर में, एक अंगूर में भी रोग होता है, अंगूर का हैंड एंड चिकन रोग, अंगूर का हैंड एंड चिकन रोग, ये भी किससे आता है? आपके बोरोन से संबंधित है, यानी बोरोन की कमी से होता है। ठीक है, चलो ये अपन ने देखा किसका? बोरोन का देखा। इसके अलावा नेक्स्ट आपको बताना है Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन तक तो अपन ने देखा Mn के कारण जई में इफेक्ट आता है, यानी जई का ग्रे स्पेक रोग, कौन सा रोग? जई का ग्रे स्पेक रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? Mn की कमी के कारण होता है। और इसी के साथ साथ जई के साथ साथ ही क्या होता है? जो गन्ने में पहला ब्लाइट होता है, कौन सा रोग? गन्ने का पहला ब्लाइट, ये पहला ब्लाइट भी किसके कारण होता है फ्रेंड्स? यानी मैग्नीज की कमी के कारण होता है। ठीक है, अब आते हैं यानी आयरन के ऊपर, कौन से पोषक तत्व के ऊपर? आयरन के ऊपर। यहां आपको बताना है, यानी आपके धान का ब्रोंजिंग रोग, धान का ब्रोंजिंग रोग, ब्रोंजिंग के लिए शब्द मैं पहले बता चुका आपको, यानी क्या शब्द आता है? कांस्य रोग आता है। और उसके बाद में अपन बताते हैं नेक्स्ट O2, ऑक्सीजन के कारण आलू में क्या होता है? ब्लैक हार्ट रोग होता है। तो यहाँ पर आलू का ब्लैक हार्ट रोग, कौन सा रोग? ब्लैक हार्ट रोग। आप आलू को काटते हो बीच में से तो काला काला रंग अपने को देखने को मिलता है, वो कौन सा रोग है? आलू का ब्लैक हार्ट रोग है। इसी के साथ एक पोषक तत्व अपने नाइट्रोजन और लेते हैं, यानी नाइट्रोजन के कारण जो फूल गोभी होती है, इस फूल गोभी में कौन सा रोग होता है? बटनिंग रोग होता है। तो फूल गोभी का बटनिंग रोग। ठीक है, ये चीज अपन ने देखी, यहां तक अपन ने आज देख लिया। इसके अलावा आगे यानी एक छोटा सा टॉपिक और है, यानी कुछ भी नहीं करना आपको, थोड़े से पोषक तत्व ध्यान रखने हैं, जिनका सूचक प्लांट होता है, इंडिकेटर प्लांट होता है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूं 2 मिनट में। ठीक है, अब यहां पर आपको मोस्टली ही ध्यान रखना है, बाकी और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो देखो, सबसे पहले आपको लेना है सोडियम। क्या लेना है? सोडियम। इस सोडियम का जो इंडिकेटर प्लांट है वो क्या है? चुकंदर। कौन सा प्लांट है? चुकंदर। यानी सोडियम का इंडिकेटर प्लांट कौन सा हो गया? चुकंदर हो गया। इसके बाद में आते हैं अपन बोरोन पर, यानी बोरोन का जो इंडिकेटर प्लांट होता है वो कौन सा होता है? सूरजमुखी। कौन सा प्लांट होता है दोस्तों? सूरजमुखी। और उसके बाद में अपन चलते हैं किसके ऊपर? आपके जो भी गन्ना और धान से संबंधित था पहले ही पढ़ चुके, यानी सिलिकॉन। तो वहां पर अपने पास में आ जाता है गन्ना धान। ठीक है, गन्ना धान किसके अंतर्गत आ गया? अपने सिलिकॉन के अंतर्गत आ गया। अब लेते हैं नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का जो इंडिकेटर प्लांट है वो कौन सा है? तो जो फूल गोभी और पत्ता गोभी होता है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ साथ आपको बताना है कैल्शियम भी। तो यहाँ पर लिखा फूल गोभी और पत्ता गोभी। ठीक है, फूल गोभी और पत्ता गोभी। फिर लेते हैं नेक्स्ट पोषक तत्व के रूप में जिंक। कौन सा पोषक तत्व ले रहे हैं? जिंक। अब यहाँ पर टोटल जो आपके खाद्यान्न क्रॉप्स होती हैं वो खाद्यान्न क्रॉप्स ही जिंक का इंडिकेटर है, यानी यहां अपन ने लिख दिया खाद्यान्न फसलें। क्या लिख दिया? खाद्यान्न फसलें। और इसी के आगे अपन ले लेते हैं किसको? कॉपर को। कॉपर के लिए भी आप पढ़ चुके, यानी नींबू वर्गीय फल। तो यहां देखा नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय के साथ साथ में आप सेव बता सकते हो, सेव के साथ साथ में लीची बता सकते हो। इसी के साथ आपका ये आवश्यक पोषक तत्वों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों।